हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 9th सेशन ऑफ जावा फंडामेंटल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा के बारे में। अगर आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हैं देन प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, जावा कंट्रोल स्टेटमेंट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी पीपीटी बना रखी है जिससे हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे जहाँ पे हम प्रोग्राम्स लिखेंगे इन सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझने के लिए। तो पहला कंट्रोल स्टेटमेंट हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसमें आता है इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? किसी भी तरह का डिसीजन लेना। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इवैल्यूएट द बुलियन एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन प्रोवाइडेड। तो अगर आप कोई कंडीशन देते हो, उससे हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न होता है, तो उसके बेसिस पे कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं जो कि हमारे इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट परफॉर्म करते हैं। अब इस इफ स्टेटमेंट में क्या होता है? इफ स्टेटमेंट इज यूज टू इवैल्यूएट अ कंडीशन। कोई कंडीशन आपने दी, उसको वो इवैल्यूएट करेगा। इफ स्टेटमेंट गिव्स अ बुलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे मैंने इफ उसके अंदर लिख दिया एज इज ग्रेटर देन 18, तो हमको वहां से बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो उसके बेसिस पे हमने जो भी उस ब्लॉक के अंदर लिख रखा होगा वो प्रिंट होगा, एल्स कुछ और प्रिंट होगा। वैसे ही स्विच स्टेटमेंट में हम कुछ ब्लॉक्स ऑफ कोड लिखते हैं और स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो हम वेरिएबल को पास करते हैं, तो उसके बेसिस पे हमारा जो भी पर्टिकुलर ब्लॉक रेलिवेंट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। ठीक है, अब हम एक बार जंप स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। तो जंप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम टू अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट। जंप मतलब क्या होता है? एक जगह से हटके दूसरी जगह कूद के जाना। तो जंप स्टेटमेंट में हमारे दो स्टेटमेंट आते हैं जो कि है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हमारा क्या करता है, एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। जो हमारे प्रोग्राम का फ्लो होता है, अगर हमने वहाँ पे ब्रेक लगाया हुआ है तो उस प्रोग्राम पर्टिकुलर फ्लो को छोड़ के जो भी किसी भी ब्लॉक में या फिर कहीं पे भी हमने ब्रेक लगा दिया है, तो वो उस ब्लॉक से निकल के कहीं और जंप करके जाएगा, जो भी हम प्रोग्राम में जैसे भी हमने वहाँ पे उसको यूज़ किया होगा वैसे। तो एक बार हम प्रोग्राम करेंगे तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर आपने किसी लूप में कंटिन्यू लगा रखा है तो उस आइट्रेशन को छोड़ के नेक्स्ट आइट्रेशन पे जंप कर जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे एक्लिप्स खोल लिया है और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट 5 बना लिया है, क्योंकि प्रोजेक्ट 4 लास्ट हमने लूप्स इन जावा पढ़ा था। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट 5 बना लिया है जिसमें मैंने लिखा है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा। उसके अंदर मैंने दो पैकेजेस बना लिए हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, और जंप स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। मोर ओवर ये सारे जो भी प्रोग्राम्स मैं यहाँ पे लिखूंगी वो इजिली आपके लिए एक्सेसिबल मैंने कर दिया है। मैंने यहाँ पे मैं ड्राइव पे अपलोड करती जा रही हूँ। तो अगर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगी या फिर एक ईमेल प्रोवाइड करूँगी, तो उस ईमेल पे आप मुझे एक्सेस की रिक्वेस्ट भेज सकते हो, जिससे मैं आपको इन इन सारे चैप्टर्स के कोड का एक्सेस फ्री में दे सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में, जिसमें हम इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इफ बेसिकली यहाँ पे मैं एक बार नोट्स में दिखा देती हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, एंड मैं ये शेयर करूँगी ड्राइव पे। तो आप अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर रिक्वेस्ट करें। तो ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इफ स्टेटमेंट में हमारे कितने तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कि है सिंपल इफ स्टेटमेंट जिसमें हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट जिसमें हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे, इफ एल्स इफ भी होता है और नेस्टेड इफ भी होता है। तो बारी बारी करके हम चारों के को प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इफ स्टेटमेंट को। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। इंट x इज इक्वल्स टू 10, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 10 डिक्लेयर करी है। इंट y इज इक्वल्स टू 5 मैंने डिक्लेयर कर लिया। तो मैं इफ के अंदर एक कंडीशन डाल देती हूँ कि अगर हमारा x प्लस वाई ग्रेटर देन 10 होगा तो हम प्रिंट कराएंगे कि हमारा x प्लस वाई ग्रेटर देन 10 है। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ लिखा हुआ है और इसके अंदर मैंने एक यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि अगर हमारा x प्लस वाई ग्रेटर देन 10 है, जो कि हमें यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, कैसे ट्रू? क्योंकि हमारा x प्लस वाई जो है वो 15 है, जो कि ग्रेटर देन 10 होगा, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा। और अगर ये ट्रू होगा तो ही ये ब्लॉक जो हमने इफ का ब्लॉक बना रखा है यहाँ पे, तो ही ये ब्लॉक रन होगा। एल्स ये ब्लॉक के अंदर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हाँ, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब हम इफ एल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इंट
यहाँ पे एक कर्ली ब्रेस छूट रहा है इसलिए ये एरर दिखा रहा है, हमने कर्ली ब्रेस लगा लिया। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इंट एज इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। अगर हमारी एज 18 से ऊपर है, ठीक है, इफ आवर एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18, तो हम वोट दे सकते हैं। वी आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एल्स लगा देती हूँ। एल्स में होगा कि आप वोट नहीं दे सकते हो। यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। यहाँ भी हम यू कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे इफ़ एल्स का यूज़ किया है। इफ़ में हमने एक कंडीशन डाली है कि अगर हमारी एज 18 से ऊपर है या 18 के इक्वल है तो हम एलिजिबल वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे, और एल्स में हमने लिखा हुआ है कि अगर नहीं है तो हम नहीं होंगे एलिजिबल। तो इसको हम रन करा लेते हैं। यू आर एलिजिबल टू वोट, ये एलिजिबल टू वोट इस ब्लॉक का कोड क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि हमने एज 18 ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। अगर हम एज 15 दे देते हैं, जो कि हमने 15 लिख दिया, मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको रन करती हूँ, तो लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो हम इफ एंड एल्स से डिसीजन ले पा रहे हैं, राइट, ठीक है। अब हम तो हम नेस्टेड इफ एल्स को समझने के लिए सबसे पहले लिखेंगे इंट num1 इज इक्वल्स टू 10, इंट num2 इज इक्वल्स टू 20, इंट num3 इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं। तो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम नेस्टेड इफ एल्स को समझने के लिए मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है। अब हम इसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। वैसे नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि लूप के अंदर लूप। अगर हम नेस्टेड लूप देखें तो लूप के अंदर लूप। नेस्टेड इफ एल्स बोल रही हूँ, इसका मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है इफ अगर हमारा num1 ग्रेटर देन num2 है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम फिर से यहाँ पे डालते हैं इफ num1 इज ग्रेटर देन num3, तो फिर हम यहाँ पे लिखाएंगे कि num1 इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। num1 इज द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे हम num1 प्रिंट भी करा देते हैं, प्लस num1, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमारा num1 num3 से ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, एल्स num3 इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। num3 हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब हमारा ये इफ एल्स खत्म हो चुका है, यहाँ पे हमने इफ रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे और उसके ब्लॉक में भी हम कुछ चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स में कब जाएगा, जब हमारा num1 num2 से बड़ा नहीं है, मतलब num2 बड़ा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, num2 को num3 से कंपेयर कर लेंगे। num2 को चेक किया हमने कि num2 हमारा num3 से बड़ा है क्या, तो अगर बड़ा होगा तो हमारा जो है वो num2 ग्रेटेस्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे num2 कर दूंगी। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगी num2 और यहाँ पे मैं कर दूंगी num2, ठीक है। फिर मैंने इसमें एल्स कंडीशन लगा ली, जिसमें मैं ये लिखूंगी, जैसे मैं ये लिखूंगी, अगर ये फॉल्स हुआ मतलब num2 बड़ा नहीं है num3 से, मतलब num3 सबसे बड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया और मैंने यहाँ पे सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। फिर हमने इसको सेव कर लिया। तो आप गाइस ये देख लो, num1 है 10, num2 है 20, num3 है 5, तो मतलब 20 बड़ा है, तो 20 हमारा आउटपुट आना चाहिए। इसको मैंने रन करा दिया, तो ठीक है, num2 इज द ग्रेटेस्ट, दैट इज 20, तो 20 हमारा आउटपुट आ गया। अब क्या हो रहा है इसमें, हम एक बार ये देखने की समझ सकते। पहले हमने ये आउटर इफ एल्स लगाया हुआ है
और उसके अंदर फिर हमने ये इफ एल्स लगाया जिसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। सबसे पहले ये इफ चेक कर रहा है कि num1 ग्रेटर देन num2 है, मतलब यहाँ से हमें ये चेक कर रहा है कि num1 जो हमारा 10 है वो 20 से बड़ा है क्या, तो ये यहीं पे फॉल्स हो जा रहा है। अब ये यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है तो हमारा एल्स में चला जाता है, ठीक है। फिर एल्स में ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि num2 बड़ा है क्या num3 से, तो num2 है 20, num3 है 5, तो ऑब्वियसली num2 हमारा बड़ा है। तो ये वाला इफ का जो लॉजिक है, जो कंडीशन है, सॉरी, ये वाले इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, इसीलिए हमारा ये वाली लाइन प्रिंट हो गई है, ठीक है। अगर हमारी ये लाइन ट्रू नहीं होती तो ये एल्स में जाता और हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाती। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है हमारा नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। ऐसे ही हमारा होता है इफ एल्स इफ भी एक होता है और एल्स होता है। तो एक बार हम इफ एल्स इफ भी देख लेते हैं, जो कि फोर्थ है हमारा। तो हम यहाँ पे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। एक्चुअली एक बार इस बार हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मैथ्स ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है जो कि जिसमें मैंने वैल्यू डाली है मैथ्स। तो अगर हमारा सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इफ सब्जेक्ट इक्वल्स टू मैथ्स है, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट इक्वल्स टू मैथ है तो मैं प्रिंट कराऊंगी मैथ्स इज द सब्जेक्ट, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगी अगर हमारा सब्जेक्ट हिंदी है, मैंने यहाँ पे लिख लिया हिंदी, ठीक है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट हिंदी है तो ये क्या कराएगा, ये प्रिंट कराएगा हिंदी इज द सब्जेक्ट, ठीक है, हिंदी, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पे एल्स इफ ले लेती हूँ। ये एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, तो इसको हम स्ट्रिंग रखेंगे। फिर मैं यहाँ पे एल्स इफ ले लेती हूँ कि भाई अगर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश है तो इंग्लिश प्रिंट कराएगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इंग्लिश। इंग्लिश डाला नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश डाल देती हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंग्लिश और फिर मैं सेम लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगी। ये कॉपी पेस्ट ही बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी हेल्प आती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश, ठीक है। तो ये मैंने इफ एल्स इफ कर लिया। अब मैं एक बार एल्स कंडीशन डाल देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एल्स नो सब्जेक्ट इज चूजन, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट डिक्लेयर किया है मैथ्स। पहला इफ कंडीशन ये चेक करेगा कि भाई सब्जेक्ट मैथ्स ही है। अगर सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैं प्रिंट करा दूंगी, ठीक है, मैथ्स सब्जेक्ट है। दूसरा कंडीशन ये चेक करेगा कि भाई सब्जेक्ट हिंदी तो नहीं है। अगर हिंदी है तो मैं हिंदी प्रिंट करवा दूंगी। तीसरा चेक करेगा इंग्लिश तो नहीं है, इंग्लिश है तो इंग्लिश प्रिंट करवा दूंगी। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, नो सब्जेक्ट इज चोजन प्रिंट करवा दूंगी। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैथ्स दे दिया है, तो इस मैथ्स हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये 10th लाइन को प्रिंट करेगा, दैट इज मैथ्स इज द सब्जेक्ट। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, मैथ्स इज द सब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे आर्ट्स डाल के देख लेती हूँ कि भाई अगर मैं आर्ट्स देती हूँ तो आर्ट्स तो कोई सब्जेक्ट है नहीं इसके हिसाब से, तो हमें मिलनी चाहिए लाइन नंबर 21 जो कि है नो सब्जेक्ट इज चूजन, ठीक है। तो हमने इसको रन करा दिया तो आ रहा है नो सब्जेक्ट इज चूजन। तो हमने अभी इसमें इफ स्टेटमेंट में हमने कवर कर लिया, हमने सिर्फ इफ का यूज कर लिया, ठीक है, हमने इफ का यूज कर लिया। फिर हमने इफ एल्स पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़ा इफ एल्स आफ्टर इफ। उसके बाद हमने चेक किया नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा इफ एल्स, ठीक है। तो आई होप आपको इफ स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच केस को समझने के लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी इंट नम इज इक्वल्स टू 10 और एक मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर करूंगी जो कि होगा हमारा मेटल, जिसको मैं अभी इनिशियलाइज नहीं करूंगी, ठीक है। फिर मैंने लिखा स्विच। तो एक बार आप सिंटेक्स देख लो ध्यान से कि हम स्विच को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी केस 10, ठीक है। अगर केस 10 हुआ हमारा तो जो मेरा मेटल है
उसके अंदर मैं डालूंगी गोल्ड। गोल्ड मेरा फेवरेट मेटल है, एक्चुअली सबका ही होता होगा। फिर मैं यहाँ से कर दूंगी ब्रेक। ठीक है, मतलब मेरा ये हुआ कि अगर मेरा ये केस 10, मतलब मैंने नंबर यहाँ पास किया जो कि 10 ही है, तो ये जो पहला वाला ब्लॉक है वही चलेगा, केस 10 वाला। तो मेटल के अंदर गोल्ड की वैल्यू चली जाएगी और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहीं से प्रोग्राम अगले स्टेप पे चला जाएगा, मतलब और सारे केसेस नहीं रन होंगे। तो यहाँ पे मैं और भी केसेस डाल देती हूँ, केस 20, जहाँ पे मैं डालूंगी मेटल की वैल्यू आयरन। आयरन, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे डालूंगी ब्रेक, वैसे केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप कैपिटल में भी ब्रेक को लिख सकते हो। फिर मैं यहाँ पे डालूंगी केस 30, जिसमें मैं डालूंगी मेटल की वैल्यू को डायमंड। अब डायमंड आ गया तो गोल्ड तो चूज़ करेंगे ही नहीं, तो बट मैंने गोल्ड ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया है, मतलब मैंने नम की वैल्यू 10 दे दी है तो गोल्ड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे देती हूँ, डिफ़ॉल्ट केस, जिसमें मेटल की वैल्यू सेट हो जाएगी। क्या डालूँ मैं, कोई और मेटल का नाम बताओ, सोडियम डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करवाऊँगी, सिस-ओ, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगी कि जो हमारा मेटल है, मेटल इज़, वो कौन सा मेटल है, तो मैं यहाँ पे दे दूँगी मेटल। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया है। अब मैं इसको रन करा के देख लेती हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है गोल्ड। क्यों प्रिंट हो रहा है गोल्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नम 10 दे दिया है। ठीक है, 10 मैंने ऑलरेडी नम की वैल्यू डिक्लेयर कर दी है, एक्चुअली इनिशियलाइज कर दिया है मैंने नम को 10 से। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे स्विच में इस नम को पास किया है, तो इसने यहाँ पे 10, बेसिकली आपने 10 को पास किया है स्विच में। फिर ये पहले ही पिक कर लेगा केस 10 और यहाँ पे मेटल की वैल्यू गोल्ड सेट कर देगा, इसीलिए आपको लाइन नंबर 25 पे मेटल इज गोल्ड दिख रहा है। बट ये लाइन नंबर 11 से लाइन नंबर 25 पे कैसे चला गया, तो वो चला गया ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से। किसकी वजह से, ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक करके वो, मतलब उस ब्लॉक को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है। तो ये हमारा स्विच का ब्लॉक था हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो वो यहाँ से निकल के हमारा एग्जीक्यूशन अब शुरू हो गया 25th लाइन से, और ये एंड लाइन है, इसलिए हमारा मेटल इज गोल्ड प्रिंट हो चुका है। राइट, तो इस बेसिकली स्विच को समझने के साथ साथ हमने ब्रेक को भी समझ लिया है कि ब्रेक का क्या यूज़ है। राइट, तो अब हमारा अगला जंप स्टेटमेंट ही है। ब्रेक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो ब्रेक हम रहने देते हैं और हम जंप करते हैं डायरेक्ट कंटिन्यू स्टेटमेंट में। ठीक है, तो कंटिन्यू को समझते हैं। कंटिन्यू के समझने के लिए मैं एक फॉर लूप बना देती हूँ। ठीक है, मैं लूप के थ्रू आपको कंटिन्यू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एंड आई इज इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा आई लेस देन 10 है और हमारा आई इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें मैंने एक इफ़ कंडीशन लगा दी है कि इफ़ आई इक्वल्स टू 5, अगर आई की वैल्यू 5 हो तो कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, और ये इफ़ ब्लॉक से निकल के मैंने यहाँ पे सारे आई की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे आई लिख देती हूँ जस्ट। ठीक है, अब समझते हैं कि कंटिन्यू क्या करेगा। मैंने इसको रन कराया, तो हमारा आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4, 5 इज मिसिंग, 5 प्रिंट नहीं हुआ है। फिर आ रहा है 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 5 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, एक्चुअल में 5 इसलिए नहीं प्रिंट हुआ बिकॉज हमने यहाँ पे 5 पे कंटिन्यू लगा दिया है। मतलब जब हमारा i इज इक्वल्स टू 5 होगा तो उसके बाद हमने कंटिन्यू कीवर्ड यूज किया है। फिर ये कीवर्ड क्या करेगा, नेक्स्ट आइट्रेशन पे जंप कर जाएगा, यहाँ से ये पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा और ये लूप के नेक्स्ट आइट्रेशन पे जंप कर जाएगा। तो नेक्स्ट आइट्रेशन क्या होगा, i इज इक्वल्स टू 6 होगा, इसलिए दोबारा फिर 6 to 10 प्रिंट हो जाएगा, 6 to 9 बेसिकली, क्योंकि हमने i लेस देन 10 लिखा हुआ है। एक बार फिर रन करा लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा यहाँ पे हमारा जो कि 5 है जो स्किप हो चुका है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू। तो हमने कंटिन्यू भी समझ लिया। आई होप ये इफ स्विच ब्रेक कंटिन्यू आपको समझ में आ चुका होगा। तो बेसिकली हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा को ख़त्म कर लिया है। अगले वीडियो में हम अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि हो गया पैटर्न प्रिंटिंग वगैरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।
तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ के लिए इसको शेयर भी करिए। सो थैंक यू सो मच।